स्मित मुखी आदरणीय प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज महोदया, आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा पीठ में आचार्य पद पर कार्यरत हैं और आप लगभग 20 वर्षों से शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं तथा आपकी 2 विषयों में विद्यावारिधि पीएचडी है, एजुकेशन में और केमिस्ट्री में। आपके लगभग 50 से भी अधिक शोध पत्र विविध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और आप अनेक पुस्तकों की लेखिका तथा सह लेखिका रही हैं। आप अनेक कार्यक्रमों यथा कार्यशाला, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन इत्यादि में रिसोर्स पर्सन, विषय विशेषज्ञ के रूप में अपने ज्ञान से सभी को सिंचित कर चुकी हैं तथा चीफ गेस्ट के रूप में भी आप पद को अलंकृत कर चुकी हैं और आप बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं करिकुलम कमेटीज की सदस्य भी रही हैं। इसी के साथ में सन 2017 से शिक्षण अधिगम केंद्र की आप निदेशिका हैं। ये जो हमारा शिक्षण अधिगम केंद्र है यह 2017 से प्रारंभ हुआ और इसी के द्वारा आपके नेतृत्व में लगभग 50 से भी अधिक सफल कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा आप संकाय अनुमोदन कार्यक्रम की संयोजिका एवं अर्पित कोर्स, एनुअल रिफ्रेशर कोर्स जो बना हुआ है, ऑनलाइन जो कोर्स है, इसकी भी आप कोऑर्डिनेटर रही हैं। और इसी के साथ में आज का जो हमारा विषय है पिक्टोरियल डाटा प्रेजेंटेशन, इस विषय पर आज आप हमारा मार्गदर्शन करेंगी। मैं आशा करती हूं कि हम जरूर आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। इसी के साथ में आपका फिर से श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हम सभी के पक्ष से आपका हार्दिक स्वागत है मैम, और आप अपने ज्ञान से हम सभी को अभिवृद्ध करें। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू आरती। आप सभी का इस कार्यशाला के चतुर्थ दिवस के 12वें सत्र में मैं पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है, जिसमें किस तरह से डेटा को हम एक चित्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और हम लोग मेरे ख्याल सभी जानते हैं कि जो एडलर गेल्स ने जो लर्निंग का जो कोण दिया कि किस तरह व्यक्ति ज्यादा सीखता है, उसमें कहा कि जब हम केवल पढ़ते हैं तो हम 10% हमारा लर्निंग जो है होता है, जब हम सुनते हैं तो 30% हमारा लर्निंग होता है, जब हम देखते हैं तो 30%, और जब सुनते और देखते दोनों हैं तो 50%, और जब हम कहते हैं तो 60%, और जब हम जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, स्किल्स की बात जब हम कह रहे हैं, तो 90% लर्निंग होती है। तो एक तरह से अगर आप देखें कि लर्निंग का कोण भी यह कहता है कि हमें इस तरह से मतलब अपने कुछ ऐसी चीजें हम प्रदर्शित करें, और जब हम शोध के क्षेत्र में हैं तो रिसर्च में जो हमारा डेटा है, डेटा हम जनरली कल जैसे आपका MS एक्सेल में जो सेशन हुआ उसमें आपको बताया गया कि तालिकाबद्ध टेबुलेटेड फॉर्म में हम कैसे अपने डेटा को रखते हैं। तो एक आप एक्सेल शीट दिखाएं और उस एक्सेल शीट के बदले एक चित्र दिखाएं, जो कि वो पूरा एक्सेल शीट जो कि आपके बहुत बड़ा था उसको केवल आप जो है एक चित्र के अगर माध्यम से दिखाएं, तो मेरे ख्याल वह जो आपका डेटा एनालिसिस है दैट बिकम्स वेरी मीनिंगफुल, और एक ही दृष्टि में, एक ही ग्लांस में आप जो है जो भी आपको इंफॉर्मेशन उस डेटा एनालिसिस से जो है वो लेनी होती है, वो तुरंत जो है आप एक ग्लांस में एक चित्र के माध्यम से ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो डेटा हमने अपने टेबल में रखा उसको कॉन्क्रीट रूप में, उसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड और एक बहुत ही आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव वे में जो हमारे जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है डेटा की, वह उनको करता है। तो आज हम उसी के ऊपर जो है बात करेंगे कि किस किस तरह के जो हैं हम पिक्चर्स जो हैं वो बना सकते हैं, और उसके लिए एक मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है और उसी में ही हम थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन की बात भी जो है वो करेंगे। तो पिक्टोरियल डेटा प्रेजेंटेशन, किस तरह से हम अपने जो हमारे डेटा जब हम एनालिसिस करते हैं
तो उसको एक चित्र के रूप में जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के सत्र में जिन बातों पर हम लोग मेन ध्यान देंगे उसमें पिक्टोरियल डाटा प्रेजेंटेशन से हम क्या समझते हैं, ठीक है, और किस किस तरह के चित्र जो हैं वो हो सकते हैं। हम उनको क्लासिफाई दो तरह में करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा बेस्ड डाटा पिक्चर्स और क्वांटिटेटिव डाटा बेस्ड जो हैं आपके डाटा चार्ट्स होते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव में आपके पाई डायग्राम, डोनेट चार्ट और बार डायग्राम, और क्वांटिटेटिव में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऊंचाई, ठीक है। और इनको कैसे बनाया जाता है, क्या इनकी निर्माण विधि है और किस तरह से हम इनको मैन्युअली और दूसरा जो है कंप्यूटर के माध्यम से हम कैसे बना सकते हैं, इसी रूप में जो है आज की हम चर्चा में जो है बात करेंगे इस सत्र में। तो अभी जैसा मैं आपको बता रही थी कि हम जो हमारा डेटा एनालिसिस है, हम क्यों जो है अब पिक्चर के रूप में उसको प्रेजेंट करें वो अपने डेटा को। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए, डेटा जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में एक्सेल शीट्स के रूप में है, उसको हम एक कॉन्क्रीट फॉर्म में लाने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हम उसको आसानी से जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हमको कंपेरेबल है, जैसे अभी हम बार चार्ट्स की बात करेंगे, तो उसमें अगर कोई आप दो वेरिएबल्स के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ से जेंडर आप कर रहे हैं, तो एक पिक्चर को देखकर आप तुरंत लगा देंगे कि भाई फीमेल का ज्यादा है या मेल का, वो जिस भी चीज का आप अध्ययन कर रहे हैं वो ज्यादा है। तो अगर आपको कोई चीज कंपेयर करनी है तो एक वैल्यूज आप टेबल के रूप में दे रहे हैं या आप शब्दों के रूप में उसकी व्याख्या लिख रहे हैं और एक चित्र बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल इन तीनों में ही चित्र जो है वो सबसे ज्यादा एक आप कह सकते हैं आकर्षक विधि है या अट्रैक्टिव वे है ऑफ प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग योर डेटा। इससे स्पष्टता भी आती है, एक ही बार आप चित्र देखते हैं तो उसमें एकदम आपको क्लियर। और इसके साथ साथ ये चित्र जो हैं, जब हम क्वांटिटेटिव वाली बात करेंगे तो कई आपके जो स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट हैं उनको भी निकालने में, जैसे परसेंटाइल हम निकाल सकते हैं इन चित्रों के, परसेंटाइल रैंक निकाल सकते हैं आप, तो ये भी चीजें आप इन चित्र के माध्यम से। फिर एक आपको पता था कि स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, तो उनमें भी ये चित्र जो है आपको फायदा करेंगे। तो डेटा को तो डिपिक्ट कर ही रहे हैं एक कॉन्क्रीट वे में, साथ ही साथ ये कुछ जो हमारे स्टैटिस्टिकल जो चीजें हैं उनको भी फाइंड आउट करने में ये हेल्प करते हैं। तो एक चित्र जब आप उसको कलरफुल वे में उसको आप अपने थीसिस में या डेजर्टेशन में जब आप उसको प्रेजेंट करें, या आपका कोई रिसर्च पेपर है उसमें आप डालें, तो आपके एनालिसिस की जो आपका डाटा एनालिसिस वाला पार्ट है उसको ये थोड़ा जो है वो एनहांस करता है। दैट इज व्हाई वी कैन यूज दीज you can say pictures, or we can depict our data and we can also analyze our data through these pictorial graphics. Now what does it means? अगर हम पिक्चर की बात करें तो अगर हमारे सामने जो एक अर्थ आता है, that is it is a visual representation where we can see something, and pictorial is defined as something illustrated or expressed in the form of picture. और जब हम इसमें numerical data के रूप में जब हम बात करेंगे तो that picture it becomes charts or graphs. A pictorial chart is a visual representation of data that uses आप बार डायग्राम्स बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, सर्कुलर डायग्राम्स बनाते हैं जिसमें पाई और डोनेट आता है, फिर आपका सनबर्स्ट आता है, वो भी एक नया ऐड हुआ है MS ऑफिस में। And a chart is a graphical representation for data visualization in which the data is represented by symbols such as bars in a bar chart, lines in a line chart, or you can say slices in a pie chart. और जो आपका टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी आपका डेटा है, that is a very, you can say, the important component in analyzing and understanding the large quantities of your numerical data which you have collected from your research tools and the relationship between those data points. So these graphical representations, they help you to analyze your data in a very meaningful and effective way. Data visualization is one of the most fundamental approaches to data analysis, providing an intuitive and universal means to visualize,
एब्स्ट्रैक्ट एंड शेयर कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स, कि जो भी उनमें जो भी इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, कॉन्सेप्ट्स, उनके बीच जो है क्या रिलेशनशिप है, दीज ग्राफ्स दे हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट दोज रिलेशनशिप. Data charts are available in the form of maps, diagrams and graphs that typically include, जिसमें आपका टेक्सचुअल टाइटल होगा और लीजेंड्स होंगे. लीजेंड्स जो हैं, जो एक्सिस के ऊपर जो आप टाइटल देते हैं, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या टाइटल होगा, वाई एक्सिस पे, दैट आर इन टेक्निकल टर्म्स दे आर कॉल्ड लीजेंड्स. That is the units and variables of the charts which are being shown on x-axis of the y-axis. Choosing the most appropriate chart depends upon the nature of the data and the purpose of the chart. अब आप किस तरह का चित्र अपने शोध अध्ययन में बनाएंगे, वो किस पर निर्भर करेगा कि आपकी जो डेटा है, जो आपके आधार सामग्री है, जो आपके प्रदत्त हैं, उनकी प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेटा एंड योर पर्पस ऑफ द चार्ट. आप किस लिए अपना चार्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, क्या चीज, कुछ चीज दिखाने के लिए करना चाहते हैं या कुछ फाइंड आउट करने के लिए बनाना चाहते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन बोथ थिंग्स you have to use appropriate, you can say, or the suitable chart or graph which suits the nature of the data as well as your purpose of the chart. And for depiction of qualitative or quantitative, तो आप qualitative के लिए अलग तरह के आपके पास charts होंगे और quantitative के लिए जो हैं आपके पास अलग charts जो हैं वो होंगे. तो अगर हम types of data की बात करें, इसमें आपके क्वालिटेटिव डेटा बेस्ड डेटा चार्ट्स होंगे और दूसरे आपके क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड चार्ट्स जो हैं वो होंगे. तो ये दो तरह के हैं और इन्हीं पर ही हम आज बात करेंगे. क्वालिटेटिव डेटा बेस्ड डेटा चार्ट्स में आपके पाई डायग्राम, डोनेट, बार और सनबर्स्ट, और इसमें और भी हैं, एक ट्री मैप करके है, ये नए नए आए हैं, ये ज्यादातर दूसरे डिसिप्लिन्स में यूज होते हैं, लेकिन पाई और डोनेट और ये बार ये ज्यादा यूज होता है. बार में फिर आपका कॉलम भी आता है जिसमें आप हॉरिजॉन्टली जो है उनको दिखा सकते हैं. तो ये दोनों तरह के चार्ट्स जो हैं आप यूज कर सकते हैं फॉर दी क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी काउंट के रूप में आपका डेटा हो, जिसमें केवल नंबर्स के रूप में आपके पास डेटा हो और वो ग्रुप्स के रूप में हो और उन ग्रुप्स का या परसेंटेज हो या वो हो कि ये इतने नंबर्स में है, तब आप ये पाई या डोनेट चार्ट जो है वो बनाते हैं. क्वांटिटेटिव डेटाबेस चार्ट में आपका हिस्टोग्राम, स्तंभाकृति, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति बहुभुज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, संचयी आवृत्ति वक्र और ओजाइव, संचयी प्रतिशतीय आवृत्ति वक्र. तो ये कुछ जो है आपके क्वांटिटेटिव डेटाबेस हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करते हैं, जिसमें आपका डेटा जो है डिस्क्रीट हो और कॉन्टिन्यूअस हो, जिसमें मतलब आपके बिल्कुल इंटरवल्स में, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी के रूप में, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो, जिसमें आपका क्लास इंटरवल हो और फ्रीक्वेंसीज हो. उस तरह का अगर आपका डेटा है और उस पर आप कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी डायग्राम जो है वो इन डायग्राम्स पे जाएंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ओजाइव. तो इन पर हम एक एक करके आगे जो है वो बात करेंगे. अब ये जो हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हैं, कल भी जो हमारे सत्र थे उसमें चर्चा हुई थी कि कोई भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एनालिसिस करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हमारा मेजरमेंट ऑफ स्केल क्या है, और 4 तरह के आपको मेजरमेंट जो है वो बताए थे. तो उन्हीं को लेकर जो ये आपके जैसे जो क्वालिटेटिव हैं, जिसमें बार, जो पाई है, डोनेट है, सनबर्स्ट है, ये आपका एक्स एक्सिस पे आप नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स रखेंगे और कितने हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे हम n दे रहे हैं, संख्या दे रहे हैं कि कितने हैं, तो वो हम y एक्सिस पर देते हैं. और जो आपके ये चारों जो हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ये ओजाइव, ये जो हैं ये सभी जो है फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में आपका टेबल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, वहां पर आप ये वाले डायग्राम्स जो हैं वो बनाएंगे. और इन सभी डायग्राम्स में एक्स एक्सिस पर आपका क्लास इंटरवल होता है. हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, या हम रियल लिमिट्स लेते हैं, जब हम बार बनाते हैं तो रियल लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास, या मिड पॉइंट पर, तो मिड पॉइंट के बीच में रखेंगे तो आपका जो बार होगा वो दोनों तरफ मतलब उस मिड पॉइंट के जाएगा.
ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है आपकी y एक्सिस पे होगी, जो आपकी रिलेटेड क्लास इंटरवल से फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल पर आप फ्रीक्वेंसी डिपिक्ट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में अपर रियल लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं, और ओजाइव या परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में अपर रियल लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल पर आप एक्स एक्सिस पर डिपिक्ट करेंगे और वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। अब जो हमने 4 स्तर हैं, क्योंकि जो भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि आपका डेटा या आप क्या चीज प्रदर्शित करना चाहते हैं और आपका डेटा कौन से मापन के कौन से स्तर पर है। एंड देयर आर 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि आपके सिंपल से हाईएस्ट इस पर चलते हैं। नॉमिनल सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, उसके बाद आपका ऑर्डिनल क्रमित लेवल है, फिर इंटरवल लेवल है, और फिर आपका रेशो जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है। और इसमें आप अगर कल भी मेरे ख्याल हमारे कुछ सत्रों में इसकी डिस्कस हुई थी, और इसको मैं जल्दी से आपका लेने चाहूंगी, क्योंकि ये आपको क्लियर होने चाहिए कि किस तरह का चित्र आप बनाएंगे जब आपका डेटा हो। जैसे अगर नॉमिनल लेवल की सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है और इट क्लासिफाइज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। से फॉर एग्जांपल आप जेंडर के बेसिस पर आप अपने ग्रुप को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, मेल एंड फीमेल, तो ये आपका नॉमिनल डाटा कराएगा। सब्जेक्ट के कि कितने बच्चों ने आर्ट्स लिया, कितनों ने साइंस लिया, कितनों ने कॉमर्स लिया, इस रूप में आप इनको क्लासिफाई कर रहे हैं और अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं। द डाटा इज इन योर नॉमिनल, मतलब आप क्लासिफाई कर रहे हैं और कुछ ग्रुप्स में, जैसे हैबिटेट के उस पर देखें कि शहरी और ग्रामीण, अर्बन और रूरल, तो इस तरह के जब हम ग्रुप्स में जो कि नेचुरल उसके हों, उसमें जब हम बांटते हैं तो वो आपका डाटा जो है वो नॉमिनल डाटा कहलाता है। इससे ऊपर वाला जो है, और इस नॉमिनल डाटा में केवल आपके ग्रुप्स में आपका डाटा जो है वो होगा, आप बांटते हैं। और ऑर्डिनल में आप क्या करते हैं कि उनको जो ग्रुप में बांटा है उसको ऑर्डर के रूप में या रैंक द ग्रुप, जो आपने ग्रुप किया उसको अब आप उसकी रैंकिंग या ऑर्डरिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस केवल ये बताते हैं कि इसमें ये ज्यादा है और इसमें ये कम, इस आधार पर आप उनकी रैंकिंग कर रहे हैं। जैसे लेवल ऑफ टीचिंग, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, तो इस तरह से आप एक ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो आपका डाटा कौन से है, ऑर्डिनल डाटा में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर कहते हैं आप हाई, मिडल, लो, ये आपका ऑर्डिनल डाटा है। लिकर्ट स्केल में जैसे आपके पास जो आपने 7 पॉइंट बनाया या 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल बनाया या 3 पॉइंट, और जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, सपोज दिस इज एग्जांपल ऑफ 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, जैसे हम जनरली यूज करते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री एंड डिसाइडेड, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इसमें जो आपके फ्रीक्वेंसी काउंट्स आएंगे, that is your data is on ordinal। और आप अगर उनको कैटेगरी वाइज अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये आपका ऑर्डिनल जो है वो लेवल रहेगा। तो इस पर आप कौन से वाले, तो जो आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल है उसमें आप क्वालिटेटिव वाले जो मैंने आपको बताया है, पाए, बार, वो वाले डायग्राम्स बनाएंगे। और इंटरवल और रेशो पर आप कौन से डायग्राम बनाएंगे, जो आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले, जो क्वांटिटेटिव डाटा बेस्ड बताए, जिसमें मैंने आपको हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ओजाइव और वो वाले आपके लिए आएंगे, ठीक है। फिर आपका कोई आपसे प्रेफरेंस आप लें कि आपके पास 4 चीजें हैं, उसमें आप सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना चाहेंगे, सेकंड नंबर पर किसको प्रेफरेंस देना चाहेंगे, थर्ड पर किसको देना चाहेंगे। इस तरह का भी आपका किसी टूल में अगर इस तरह से पूछा है, दैट डाटा आल्सो कम्स अंडर द ऑर्डिनल मेजरमेंट। फिर रेटिंग सर्वे या फीडबैक आपने देखा होगा, पूछते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को या जो भी आपने सेशन अटेंड किया या हमारे कोई सर्विसेज को आप रेट करना चाहें 0 to 10 और 0 to 5, वो जो डाटा हमारे पास आएगा, दैट डाटा इज ऑल्सो ऑन द ऑर्डिनल स्केल्स, ठीक है। थर्ड इज द इंटरवल स्केल। ये ऑर्डिनल वाले तो इसमें होंगे ही, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा हायर है और अच्छा माना जाता है इंटरवल। और जितने हमारे सोशल साइंसेज में रिसर्चेस होते हैं उसमें हमारा मोस्टली डाटा जो है इंटरवल लेवल पर होता है। It not only classifies and orders the group of objects, person or event on the scale, but with equal interval।
क्रमित वाला ही इसमें होगा इंटरवल में, लेकिन यहाँ पर जो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो इक्वल इंटरवल्स पर हम अपने डाटा को जो है वो और उनकी ऑर्डरिंग और उनका क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। जितने भी आपके एजुकेशनल वेरिएबल्स हैं, सोशल वेरिएबल्स हैं, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, जिसमें आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज, जितने भी आप मतलब लेते हैं वेरिएबल्स, उनसे जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं उन वेरिएबल्स के, दैट ऑल फॉल अंडर योर इंटरवल डाटा। जिसमें टेम्परेचर, जैसे अगर हम कहें कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 30 डिग्री, तो जो 25 और 30 डिग्री के बीच जो वो अंतर होगा, वही अगर हम कहें कि 75 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो डिफरेंस 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा, वही डिफरेंस 75 डिग्री और 85 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा। ये कहलाता है इक्वल इंटरवल्स, मतलब जो हमने बांटे इंटरवल्स वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, टाइम भी है, आईक्यू हो गया, टेस्ट स्कोर्स जो हम कोई भी टेस्ट देकर जो है एडमिनिस्टर करते हैं, रेटिंग स्केल में जो आपका स्ट्रांगली एग्री, अनडिसाइडेड, ये जो स्कोर्स आते हैं, और जब इसको आप समेटेड स्कोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जब समेटेड स्कोर्स में कन्वर्ट कर कर और फिर आप श्रेणियां बनाते हैं, तो वो आपका इंटरवल स्कोर पे आएगा। लेकिन अगर आप अपनी डाटा की एनालिसिस श्रेणी वाइज कर रहे हैं कि स्ट्रांगली एग्री में कितना परसेंट है, एग्री में कितना परसेंट है, अनडिसाइडेड में कितना परसेंट है, तब वह आपका क्या होगा, ऑर्डिनल डाटा। तो ये डिफरेंस आप वो रखिएगा कि अगर श्रेणी के अनुसार कर रहे हैं लिकर्ट स्केल में, तो वो आपका ऑर्डिनल पर है। लेकिन अगर आपने लिकर्ट स्केल से जो आपके डाटा आया है और उसको आपने समेटेड स्कोर्स में कन्वर्ट कर लिया है, तब जो समेटेड स्कोर्स है वो आपका इंटरवल स्कोर्स, इंटरवल स्केल पर आ जाएगा आपका डाटा। तो फिर आप उसमें पैरामीट्रिक और वो कर सकते हैं। आपने कल बताया गया था कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल जो वेज हैं वो आपके जनरली जब आपका डाटा इंटरवल और रेशो पर हो, ठीक है, और नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पर जब आपका डाटा होता है मेजरमेंट का, तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो लगाते हैं। एंड द लास्ट जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो आपका क्या है, रेशो, अनुपातिक, जिसमें एब्सोल्यूट जीरो जो है वो होता है। इट शोज द ऑर्डर एंड द एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन द यूनिट्स। बिल्कुल इसमें जीरो एग्जिस्ट करेगा। जब हम कह रहे हैं कि जीरो लेंथ 0 सेंटीमीटर, दैट मीन्स नथिंग इज एग्जिस्टिंग। जीरो हाइट, जीरो वेट, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितने हमारे फिजिकल वेरिएबल्स हैं साइंस में हम जनरली जो लेते हैं वो आपके रेशो पर आते हैं। या अगर हम सोशल साइंसेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स ले रहे हैं, तो वो भी आपका जो डाटा है दैट विल फॉल अंडर योर रेशो स्केल। सो दीज आर द 4 levels of measurement on which we collect our data, and you have to be very clear that whether your data falls under the first 2 levels, then you have to go for your non-parametric test, and for your qualitative data-based data charts. और अगर आपका इंटरवल और रेशो पर है डाटा, you have to go for parametric test, और इसमें आपके जो पिक्चर्स बनेंगे या चार्ट्स बनेंगे दैट विल बी ऑन द क्वांटिटेटिव बेस्ड डाटा पर। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इसके बाद जब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के बेसिक्स होते हैं। मेरे ख्याल जो हमारे आर्ट्स के होंगे शायद वो अनफेमिलियर हों, बाकी लोग फेमिलियर हों कि ग्राफ में एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपने पिक्चर देखी होगी कोई भी ग्राफ की, तो जिसमें जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, और दोनों इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ राइट एंगल। राइट एंगल इज द 90 डिग्री। 90 डिग्री पर आप जब इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो बनता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन जो जितनी पिक्चर्स हैं इसमें हम राइट एंगल वाली ही बात करेंगे, और अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगी। इट इज अ साइंटिफिक कन्वेंशन दैट फॉर द वाई एक्सिस
टू बी 3/4 द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। जब भी हम पिक्चर बनाते हैं तो हमारा जो डायग्राम बने वो ऐसा हो 3/4, मतलब जो आपका वाई एक्सिस है वो क्या हो 3/4 द लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस, ना ज्यादा लंबा बने और ना ज्यादा ब्रॉड बने, कहने का मतलब 3:4 की रेशो में आपका जो पिक्चर है वो बननी चाहिए। एंड नंबर्स आर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स अलोंग द वाई एक्सिस, जो भी आपकी वाई एक्सिस होगी एक्स एक्सिस होगी उस पे इक्वल जितने आपको चाहिए इंटरवल्स या जो भी आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो भी आप पॉइंट्स प्लॉट कर रहे होंगे एक्स एक्सिस पे वाई से, इट शुड बी ऑन द इक्वल डिस्टेंस। तो आप ग्राफ पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर स्केल के उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इफ यू आर एनालाइजिंग फॉर योर डाटा तो आप ग्राफ पेपर का करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आएगी। The x-axis to represent values of the variables being measured and manipulated, which is your independent variable. ठीक है, तो x एक्सिस पर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना प्लॉट करना है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको y एक्सिस पर अपना रखना है। No graph is complete until each axis has a label. जो भी आप पिक्चर दिखाएं अपने शोध पत्र में या अपने थीसिस में, जिसमें भी आप दिखाएं, तो आप उस एक्सिस पर क्या चीज शो कर रहे हैं, लेबल मस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसको एक्सेस लेबल कहते हैं, लीजेंड के अंदर आता है। तो ये लेबलिंग बहुत जरूरी है कि आप क्या उस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो चित्र का एक टाइटल होगा उस ग्राफ का, और एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं वो आपको प्रदर्शित करना होता है। एंड द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स should be clearly marked on the appropriate axis. जैसे मिलता है क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे होगा, फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, CF इन परसेंटेज, ये सब आपकी वाई एक्सिस पर होंगी, जो कि आपकी वर्टिकल एक्सिस होगी। Each dot represents a value on both axis, that is your x axis and the y axis. Each graph would depict the particular frequency on the y axis and indicate class interval. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। So these are the basics of any graph. Now we will start with the demonstration and as well as the qualitative data based data charts. क्या क्या होते हैं उनको एक एक कर लेते हैं। पहला पाई डायग्राम, आपको पाई चार्ट आप सभी लोग जानते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको सर्कल डायग्राम भी कहते हैं, एंगुलर डायग्राम भी कहते हैं, कोणीय चित्र भी कहते हैं, जिसमें एंगुलर मतलब एंगल से आया कि जिसमें हम इस चित्र में जो ग्रुप है उसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो है हम एंगल्स के रूप में जो है वो दिखाते हैं, इसलिए एंगुलर डायग्राम भी है। इट इज यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो ये याद रखिएगा, आपका डाटा नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा होगा, स्केल पर होगा, और परसेंटेज के रूप में हो सकता है, और किसी भी ग्रुप का आपको कंपोजिशन दिखाना है। जैसे आपको दिखाना है कि भाई बीएड में इतने जो टीचिंग सब्जेक्ट है, इस इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट में इतने बच्चे हैं, संस्कृत टीचिंग सब्जेक्ट में इतने हैं, साइंस टीचिंग में इतने हैं, इस तरह से भी आप मतलब किसी भी ग्रुप का आप कोई स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, या कोई आपके पास रिजल्ट आया है तो उसमें फर्स्ट डिविजनर्स इतने हैं, सेकंड डिविजनर्स इतने हैं, थर्ड डिविजनर्स इतने हैं, फेल इतने हैं, इस तरह का भी डाटा। तो इस तरह का अगर आपका डाटा है तो आप उसके लिए पाई डायग्राम बना सकते हैं। पाई और बार हम दोनों यूज करते हैं इस तरह के डाटा के लिए, या परसेंटेज में हो, और ये मैंने आपको बता दिया नॉमिनल और ऑर्डिनल आपका हो। और दूसरा इसी के आप कहिए कि इसी से मिलता जुलता डोनेट चार्ट। It shows the relationship of parts to a whole as in a pie, but can depict more than one data series. इसमें दो सीरीज भी हम ऐड जो है वो कर सकते हैं। Each data series plotted in a donut chart adds a ring to the chart, and the first data series is displayed. जो पहली सीरीज होगी वो यहाँ होगी, दूसरी इससे आगे बाहर पर होगी, तीसरी उसके बाहर होगी। जैसे इस वाले डोनेट चार्ट में डिपार्टमेंट्स का बताया है कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये देखिए सेल्स का कर दिया, मार्केटिंग का। और हमेशा याद रखिए इसमें हम जो ग्रुप्स, जो सब ग्रुप्स होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं, 4 या 5 मतलब उतना, और जिनके छोटे छोटे परसेंटेज होते हैं उनको हम कंबाइन करके एक बना देते हैं। जैसे इसमें देखिए अदर्स करके बना दिया। तो अगर आपके पास 4 या 5 से ज्यादा आपने सब ग्रुप्स बनाए हैं
ये आपके पास उसका डाटा है, तो उनको आप, और जिसमें आपका जो है नंबर कम है, तो उन सभी को आप ऐड करके अदर्स करके बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के डायग्राम में आप 3, 4, 5 इतने ही ज्यादा शो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 7, 8, 9, 10 हैं तो उसके लिए ये आपके लिए ये चार्ट जो है वो उपयुक्त सुटेबल नहीं माना जाता। इट डिस्प्लेस कैटेगरीज एज आर्क्स, तो इसमें ये जो निकलते हैं इसको आर्क्स कहते हैं। एंड द साइज ऑफ ईच पीस, ये जो जैसे ये ग्रीन का देखिए ज्यादा है, मतलब इसमें मार्केटिंग के ज्यादा हैं, और सेल्स और इसको देखिए तो आप कहेंगे कि सेल्स और मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो खाली आप चित्र से देखकर भी बता सकते हैं। अब इसमें जैसे ये आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले गो टू द इंसर्ट, click on charts, select pie, OK, and fill the data in open dialog box. OK, तो हमने ये देखिए, मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ। इंसर्ट, ये रहा आपका, इंसर्ट में गए, क्लिक किया, चार्ट्स आ गया। ये आपके तीनों में होगा, एक्सेल में भी होगा, वर्ड में भी होगा। एक्सेल में ज्यादा अच्छा बन जाता है, और यहाँ पावर पॉइंट में भी, तो मैं क्योंकि प्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल है। अब इसमें देखिए ये आया पाई, तो पाई को क्लिक करिए और जस्ट आपको ओके करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब ये जैसे हमने डायग्राम बनाया, इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर मैं राइट क्लिक करती हूँ और एडिट डाटा, क्योंकि डाटा मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से ही फिल कर दिया था। जब आप ओके करेंगे, इधर देखिए स्टेप्स, गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन द चार्ट्स, सेलेक्ट पाई, ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। तो एक बाय डिफॉल्ट ये आपको पाई चार्ट देगा, उसके लिए ये डाटा यहाँ पर शो करेगा, और आप अपना आपका जो डाटा है वो फिल करें। जैसे मैंने यहाँ रिजल्ट किए हैं कि फर्स्ट डिविजनल बच्चे 45% हैं, सेकंड डिविजनल बच्चे, कोई रिजल्ट का मैंने दिया है क्लास 6, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 30% है, और थर्ड डिविजनल बच्चे 15% है, और फेल जो है 10% है। तो ये जो डायलॉग बॉक्स होगा, इसमें क्या क्या करना है आपको, फिल द डाटा इन ओपन डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा व्हेन यू सेलेक्ट पाई एंड क्लिक ऑन ओके। इज इट क्लियर? अब ये आपका, सपोज आपका ये डायग्राम बन गया। अब आप इस डायग्राम में देखिए आपको रिजल्ट जो है थोड़ा फेड दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस डायग्राम के जो बाउंड्री है उस पर क्लिक करेंगे, एंड देन यू जस्ट गो टू होम और फॉन्ट साइज इंक्रीज करिए। देखिए इंक्रीज हो रहा है, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। हुआ? और इसके लिए मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ। ये देखिए हो गया। अब देखिए ये पढ़ा जा रहा है, दिस इज वन वे टू गिव मीनिंग टू योर चार्ट, जो कि आप अपने कंप्यूटर से बनाते हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट वैसे बनाएगा, और उसके बाद आप जो आपका ये आपका चार्ट टाइटल होगा रिजल्ट्स, और इसमें जो है जैसे ब्लू वाला फर्स्ट डिवीजन है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है जो कि डायलॉग बॉक्स में था वो इसमें दिखे, क्योंकि आपको देखिए ये ब्लू देखेंगे फर्स्ट डिविजनर, मतलब फिर आप कहेंगे कि ब्लू वाले फर्स्ट डिविजनर्स हैं, ऑरेंज वाले सेकंड डिविजनर हैं, थर्ड जो है वो ग्रे वाला है, और ये। तो अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इस डायग्राम के इधर आपके पास यहाँ चार्ट एलिमेंट्स आ रहा है, जिसमें चार्ट टाइटल, डाटा लेबल्स जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब डाटा लेबल्स के देखिए यहाँ किनारे ये एरो आ रही है, इसको मैं क्लिक करती हूँ कि जो आपके डाटा, जो आपने अभी एक्सेल वाला जो डायलॉग बॉक्स खुला था, जो आपने भरा था, उस डाटा को आप इनके सेंटर में चाहेंगे तो देखिए डायग्राम के सेंटर में आ रहा है, दिख रहा है आपको, इनसाइड एंड। यस मैम। ठीक है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आउटसाइड, बाहर चाहते हैं, बेस्ट फिट, तो यहाँ पर वो देगा ऑटोमेटिकली। और एक ये बहुत अच्छा है, डेटा कॉल आउट। अब इसमें देखिए इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जब आप अंदर लेंगे इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो थोड़ा सा मिसमैच करेगा आपके टेक्स्ट के साथ, कई बार वो सेम होता है। तो हम ये डेटा कॉल आउट्स जो है डेटा लेबल्स में जाकर डेटा कॉल आउट्स जो है वो ले सकते हैं, और ये इस तरह से आएगा, और इसको आप, ठीक है। तो अब मैं फिर इस पर क्लिक कर रही हूँ। दूसरा आपका है, ये देखिए अलग अलग आपको डिजाइन्स दिखा रहा है, ऊपर भी आपका चार्ट डिजाइन्स में देखिए आपको जिस तरह से भी आपको ये चाहिए तो ये आपको देगा।
अलग अलग इसके डिजाइन बना कर देगा। जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप ले सकते हैं और उसको एज अ इमेज सेव करके जहां भी आप यूज करना चाहते हैं अपने थीसिस में, पेपर में, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फिर से इस पे क्लिक करिए और ये क्लियर हो गया पाई चार्ट? यस मैम। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। अब दूसरा जो है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट को बनाने के लिए सेम स्टेप्स हैं आपके। गो टू इंसर्ट, चार्ट पर जाना है और चार्ट पर पाई पर जाना है और पाई पर ये देखिए ये आ गया डोनट। ठीक है, और इसको ओके करना है। तो पाई में ही जो आपका लास्ट है वो आ जाएगा। जैसे देखिए ओके किया, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया मेरे सामने। अब यहाँ पर आप अपना डेटा जो है फिल कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं वही जो मैंने सेम किया था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। ठीक है, जैसे वो पहले करा था तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना डेटा जो है वो फिल कर सकते हैं। और तो 4 लिए हैं इसने, 4 ले सकते हैं और उसमें आप उसमें परसेंटेज जो है वो दे सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर सेल्स दिखा रहा है तो यहाँ पर आपका क्या है, परसेंट। यहाँ पर दिखा दीजिए क्या दिखा रहे हैं आप, मार्क्स, परसेंटेज। ठीक है, मार्क्स हो गए। अब यहाँ या परसेंटेज दे देते हैं इसमें। फर्स्ट डिविजनर की परसेंटेज लिख लीजिए। कुछ भी डाल दीजिए, सपोज हमने 22% कर दिया। अब देखिए नीचे डायग्राम में चेंज होता जाएगा। 40 कर दिया, 38 कर दिया। इस तरह से आप जो भी डाटा लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये आ गया, तो ये ज्यादा जो है वो इस तरह से आप अपना डाटा जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको आप क्लोज करेंगे, आपका ये बन गया। फिर इस पर राइट क्लिक करके जो भी आपको सेटिंग करनी है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा आपका तरीका है कि इसी पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एडिट डेटा, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। ठीक है, तो इससे भी आप ले सकते हैं। पाई पर जाएंगे और इसको डोनेट और ओके, तो देखिए ये उसका भी उसने, पाई का भी इसने डोनेट सीधा बना दिया। इसमें फिर आपको ये डेटा जो हैं ये अलग बाहर चाहिए तो वही फिर आप यहाँ से प्लस से जाइए, ठीक है, और उससे आप चेंज कर सकते हैं। तो 2 तरीके बता दिए, डायरेक्टली आप बना सकते हैं या आप जो आपने पाई बनाया है उसमें राइट क्लिक करके, और इसमें भी आप अपने डायग्राम पे जाइए और इसका जो हेडिंग है उसको बोल्ड करने के लिए, क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो आप उसको और उसका साइज जो है वो, ठीक है। तो आप इस तरह से जितना वो हो वो आप साइज भी बढ़ा सकते हैं और फिर चार्ट डिजाइन से आपको जो भी जिस तरह का भी अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पहला जो है। अब सेकंड इज बार डायग्राम। बार डायग्राम जिसमें बार्स के रूप में आपके जो है डाटा प्रेजेंट होगा, और ये भी आपका ऑर्डिनल और जो है नॉमिनल लेवल पर आपका हो डाटा। इट कंटेन्स अ वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएगी आपकी इस तरह से। इट डिस्प्लेज डाटा एज रेक्टेंगुलर बार्स with lengths proportional to the values that they present। मतलब आपके जो भी वैल्यूज होंगी, जितने नंबर्स होंगे उसको प्रोपोर्शनेट करेगा आपका ये बार्स।
यूजफुल विजुअल एड फॉर डिपेंडिंग नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा, और ये चार तरह के होते हैं, सिंपल, सब डिवाइडेड, मल्टीपल और कंपैरेटिव। जैसे ये वाला कंपैरेटिव है, ये सिंपल है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा व्हेनेवर मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल रिजल्ट्स इन नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा। अब ये चार तरह के आपको मैंने बार डायग्राम्स बताए, सिंपल, सब डिवाइडेड, मल्टीपल और कंपैरेटिव। तो आप ये फिर डिपेंड करेगा कि आप कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं 2 का 3 का, तो आप ये तीसरा वाला देखेंगे। आप एक ही चीज को एक ही बार में दिखाना चाहते हैं तो वो आप ये प्रविभाजित वाला लेंगे, और बिल्कुल सिंपल है आपका तो आप ये फर्स्ट वाले को ऑप्ट करेंगे। जैसे जो सिंपल बार डायग्राम है, इसमें एक ही वेरिएबल को प्रदर्शित किया जाता है बार के रूप में। जैसे आपको बताना है कि जो अलग विभिन्न आपके राज्य हैं उसमें साक्षरता का लिटरेसी परसेंटेज क्या है, या विभिन्न कक्षाओं की उपस्थिति क्या है। तो जैसे ये उदाहरण के रूप में लिया है कि कक्षा 6 में 100% है, कक्षा 7 में 50% है और कक्षा 8 का 20। तो ये तो आपका टेबल है, और जब हम इसको चित्र के रूप में दिखाएंगे तो देखिए एक्स एक्सिस पर आपका कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, और आपका वाई एक्सिस ये जो वर्टिकल है इस पर आपके 100% है, तो 100 तक गया है स्केल। देखिए कक्षा 6 का 100% है तो ये देखिए 100 तक शो कर रहा है। कक्षा 7 का 50% है तो 40 और 50 के बीच में आपका स्केल आया, और कक्षा 8 का 20% है तो ये देखिए 20 ये है, तो ये आपका। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट बार डायग्राम है जो कि आप हाथ से खुद भी बना सकते हैं। दूसरा है सब डिवाइडेड, जब आप किसी आंकड़े के उपभाग के रूप में अनेक तथ्यों को एक साथ स्पष्ट करना चाहते हैं, तब आप सिंपल नहीं सब डिवाइडेड बार डायग्राम का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके पास हिंदी, अंग्रेजी या विभिन्न सब्जेक्ट्स के हैं, और हर एक सब्जेक्ट का आपको बताना है कि फर्स्ट परसेंट कितने हैं परसेंट, और सेकंड कितने हैं, और थर्ड डिविजनर्स प्रत्येक विषय में कितने हैं। सपोज इस तरह का डाटा है तो उसके लिए आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस पर आपके सब्जेक्ट्स आ गए, और वाई एक्सिस पे आपके मार्क्स इन परसेंटेज, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और उसके। अब इसको बनाने के लिए एक तो हम कंप्यूटर से बना सकते हैं, या आप इसको जो हमने एक जैसे 100% हम इन बार्स को मान लेते हैं, और 100 में से आप पहले 55 पर, जैसे ये ब्लू वाला 55 हमने, ब्लू जो है फर्स्ट डिवीजन को डिपिक्ट कर रहा है, ऑरेंज वाला सेकंड डिवीजन को कर रहा है, और ग्रे वाला जो है थर्ड डिविजनर्स को कर रहा है। तो जैसे हिंदी में देखिए अगर आप डाटा देखें 55 जो है फर्स्ट डिविजनर्स हैं, तो ये देखिए 40 और 55 यहाँ पर आया। इसके बाद 35 कैसे प्लॉट करेंगे, 35 प्लस 55 कर देंगे तो कितना आया, बोलिए 90। ठीक है, तो ये देखिए ऑरेंज वाला 90 तक हो गया, और फिर 10 है तो वो आपका 100 तक। इसी तरह से अंग्रेजी का देखिए, फर्स्ट डिविजनर्स कितने, 30, तो 20 और 30 के बीच में आया ये ब्लू कलर। फिर 30 में 35 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 65, तो 65 पे आपका ये ऑरेंज तक सेकंड डिविजनर चल गए, और फिर रेस्ट 35 आपके ग्रे कलर क्या हो गए, थर्ड डिविजनर। और ऐसे ही संस्कृत का 60 आपके फर्स्ट डिविजनर्स हैं, तो देखिए ब्लू यहाँ पर आ गया 60 पूरा। फिर 60 में 30 को ऐड करिए 90, ठीक है, और 10 आपका जो मिले। तो मतलब इसमें स्टैक में हम एक ही में 3-4 तरह के उसको उपभाग में, जैसे इसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड डिविजनर हर एक हिंदी अंग्रेजी के लिए दिखाया। तो इसमें जो आप बार डायग्राम जो यूज करोगे वो स्टैक या सब डिवाइडेड बार डायग्राम यूज करेंगे। तीसरा है बहुगुणी दंडरेख, मल्टीपल बार डायग्राम्स, जब 2 या 2 से अधिक अंतर संबंधित चरों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो। जैसे फर्स्ट डिवीजन परसेंटेज आपने देखी कक्षा 6-7, और फिर वही जो स्टैक्ड वाला था उसी को कर रही हूँ, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में। तो आप देखिए कक्षा 6, 7, 8, अब इन तीनों के जो हैं फर्स्ट डिविजनर्स बच्चे, ये देखिए ब्लू वाला इंग्लिश का है 70, ठीक है, और ये जो बार्स हैं यहाँ पर आप जोड़कर दिखाएंगे, मतलब एक जो आपका होगा क्लास 6 उसका इकट्ठा, फिर दूसरी क्लास का तीनों इकट्ठे, और फिर क्लास 8 के तीनों बिल्कुल चिपके।
ठीक है। तो इस तरह से हम ये मल्टीपल बार डायग्राम्स भी बना सकते हैं, 2 के भी होते हैं, 3 के भी होते हैं। तो 3 में जिसमें 2 से अधिक हो, और जो कंपैरिजन वाला है जिसमें आप 2 के बीच बाइवेरिएट डाटा के लिए इसको हम यूज करते हैं, जैसे आप बॉयज एंड गर्ल, शहरी ग्रामीण, सफल असफल, इस तरह का आप देखना चाहें, ठीक है, तो उनके लिए आप इस तरह का डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। सेम वैसे ही बनेगा, इसमें 2 जो आपके बार्स होंगे बिल्कुल जुड़े होंगे, और ये इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब विज्ञान और अंग्रेजी वाले में इक्वल डिस्टेंस होगा। और इधर आप जो भी दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ परीक्षा परिणाम परसेंटेज में है, दैट यू विल डिपिक्ट ऑन दी वाई एक्सिस, स्केल बनाकर। इन सब चित्र में स्केल बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये आपका डेटा है फॉर बार डायग्राम, तो वही जो अभी हमने किया 60%, 70% और फिर गर्ल्स का, तो इसके लिए आप कैसे बनाएंगे, यही वाला जो आपका है, यही इसी डेटा को लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्लास 6 का बॉयज एंड गर्ल्स को आप दिखा रहे हैं कि क्लास 6, और इसमें कुछ भी ले सकते हैं, इनकी उपस्थिति हो सकती है, ये रिजल्ट हो सकता है, इसको आप बना सकते हैं। तो 2 कंबाइन करके आप हर एक पर बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस पर आपके 4 आ जाएंगे, क्लास 6, 7, 8 और 9, जैसे ये लिया है, ये बनाया है आपका। तो क्लास 6, 7, 8, 9 कैसे करेंगे, गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन चार्ट, सेलेक्ट कॉलम, ओके, फिल द डाटा इन ओपन। तो ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इसको दिखाते हैं। अब देखिए, ये देखिए, इस पे क्लिक किया मैंने, जैसे पहले आपको बताया था, राइट क्लिक करूंगी, एडिट डाटा। डाटा जब एडिट कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं बना चुकी हूँ। अब देखिए क्लास 6, 7, 8 का डाटा इसमें फिल हो गया, तो मैं टाइम सेव करने के लिए डाटा ऑलरेडी डाल दिया इसमें, और ये मेल और फीमेल के, और ये आपका टोटल, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें ले ली हैं कि क्लास 6 का जो उपस्थिति 100% है, जिसमें मेल की 60% है और 40% फीमेल की, ऐसे ही क्लास 7 की। तो ये मैंने सपोज अगर डाटा लिया, तो ये देखिए ये पूरा आ रहा है, तो ये पूरा कंपैरिजन जो है वो, तो इसमें बार्स के रूप में आएंगे। इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए आप इसको इसमें भी ये एरो करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अब वही इसका तरीका है, अटेंडेंस ये दिया हुआ है क्लास 6, 7, 8 का, और इसको कंपेयर किया, ये टोटल वाला है, तो ये टोटल आ जाएगा येलो, और ब्लू आपका हो गया मेल, और रेड हो गया फीमेल का। तो इस तरह से आप अपने डायग्राम्स जो हैं वो बना सकते हैं। फिर आपका जब इसी में देखेंगे सनबर्स्ट चार्ट है, वो इस तरह का है, उसमें सर्कुलर रिंग्स और इसमें होते हैं, इसमें हायरार्किकल डाटा आपका होना चाहिए। लुक्स लाइक एन एक्सप्लोडिंग सन, हेंस इट्स नेम इज सनबर्स्ट। रिंग चार्ट होता है एंड रेडियल ट्री मैप होता है, आइडियल फॉर विजुअलाइजिंग ए हायरार्किकल डेटाबेस। सेल्स मैनेजमेंट वाले लोगों में ये डाटा को दिखाने के लिए इस तरह का बनता है। It shows hierarchy through a series of concentric rings. ये अलग अलग रिंग्स हैं, और फिर हर एक का फिर उसमें सब ग्रुप्स क्या होंगे, फिर उसमें फर्दर सब ग्रुप्स क्या होंगे। इस तरह का हायरार्किकल डाटा हो आपके पास, तो आप ये क्वांटिटेटिव डेटाबेस सनबर्स्ट चार्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। फिर एक आपका फनल चार्ट होता है। फनल चार्ट shows values across multiple stages in process। जैसे हम सैम्पलिंग करते हैं वहां पर भी कि पहले पॉपुलेशन में इतना था, फिर उतना ऐसे ऐसे कम कम करके। It starts from a broad head and ends in a narrow neck। ये neck है इसकी, और ये broad वो है head। The number of users at each stage of the process are indicated from the funnel's width as it's narrow। तो ये नैरो डाउन होता जाएगा कि पहले इतने थे, फिर उसमें से इतने लिए, फिर इतने, और लास्ट में हमने सैंपल साइज ये लिया। The values decreases gradually, allowing the bars to resemble a funnel, and hence the name is funnel chart. It is stacked bars represent each other in the each stage in the process, and the width of the bar is proportional to its value। जो भी value होगी उसी के accordingly ये automatically बन जाएगा। और process इसका same ही है। आप
इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट्स को इंसर्ट करेंगे, एक्सेल में जाइए, वर्ड पे जाइए या पावर पॉइंट पे जाइए, वहां आपको ये मिल जाएगा फनल चार्ट। नाउ वी मूव टू क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड डेटा चार्ट्स, जिसमें पहला है आपका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था, और ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। बार्स रिप्रेजेंट द डेटा फ्रीक्वेंसी विद इन अ गिवन इंटरवल। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे आपके हो जाएंगे frequency used for data organized in the form of frequency distribution, और interval और ratio scale पर आपका data होगा। और इसका histogram का प्रयोग आप median निकालने के लिए, which is a relative measure, ठीक है, और आपका सेंटर ऑफ मेजर टेंडेंसी भी है, स्क्वीनेस निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है, ये आपको एक सत्र में भी बताया था। तो आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको 2 लाइन समकोण बनाती हुई 90 डिग्री की बनानी है। फिर आपको एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल दिखाना है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखानी है। डिसाइड द स्केल फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई, और एज पर द, ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया स्केल का निर्धारण ऐसे करेंगे कि आपका हिस्टोग्राम 3:4 की रेशो में जो है वो बने। As per the scale, आप मार्क करेंगे पॉइंट ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन इक्वल डिस्टेंस एंड फाइंड आउट रियल लोअर एंड हायर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो जो आपको क्लास इंटरवल आपने निकाला होगा उसकी आपको रियल लोअर लिमिट और हायर लिमिट निकालनी पड़ेगी। Draw the bars as per the frequency of each class interval on its real lower and upper limits. Suppose ये हमारे पास डेटा है जिसमें क्लास इंटरवल में हमने बांट लिया। अब इसकी एग्जैक्ट जो रियल लोअर वैल्यू और अपर लोअर वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर देखिए 1 का डिफरेंस है 19 और 20 में। जैसे 15 to 19 अगर क्लास इंटरवल क्या है, जो हमने स्मॉल ग्रुप्स बनाए, जो हमारे पास स्कोर्स आए किसी रिसर्च टूल के द्वारा, उन स्कोर्स को हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटे। पहले हम रेंज निकालते हैं, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटते हैं, और कितने ग्रुप्स होंगे जनरली हम 7, 8, 10 तक रखते हैं, वो रेंज पर हमारे डिपेंड करेगा। और इसमें जो साइज लेते हैं ग्रुप्स का, जनरली ऑड नंबर लेते हैं, क्योंकि जितनी स्टैटिस्टिकल उसमें आपको मिड पॉइंट चाहिए, तो आपका जो है डेसिमल में ना आए तो कैलकुलेशन आपकी वो ना। तो जैसे इसमें आपका 5 का है डिफरेंस, तो ये हम करके स्मॉल ग्रुप्स क्लास इंटरवल में। अब देखिए 15 इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस एंड 19 इज द अपर लिमिट। इसमें जैसे 20 लोअर लिमिट है एंड 24 इज द हायर लिमिट। अब एक्चुअल जो रियल लोअर लिमिट होगी 1 का डिफरेंस है, तो जो हायर लिमिट होगी उसमें 0.5 ऐड हो जाएगा, मतलब 0.5 उधर गया और 0.5 इधर गया, और जो लोअर लिमिट है उसमें माइनस हो जाएगी। तो एग्जैक्ट आपका ये क्लास इंटरवल क्या बना, 14.5 to 19.5, और 20 to 24 वाला क्लास इंटरवल क्या बना, 19.5 to 24.5। और फिर ये उनकी फ्रीक्वेंसी, ये टैली चिन्ह लगाकर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। और अब जो हमारे लेटेस्ट आए हैं उसमें आप जो है केवल स्कोर्स के आधार पर भी आप बना सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें कैसे हम हिस्टोग्राम जो है वो बनाएंगे, स्टेप्स मैंने आपको जो है वो बता दिए। तो पहला आपका जो स्टेप है, पहला स्टेप जो है आपका, आपको समकोण बनाती हुई 2 रेखाएं खींचनी है। तो ये ऐसे आप स्केल से बना सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ले रही हूँ। मार्क देम एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपके क्लास इंटरवल होंगे और वाई एक्सिस पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब आप अपना वो जो डाटा मैंने आपको दिया था, तो उसमें आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 पॉइंट्स आप एक्स एक्सिस पर रखेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज है फ्रॉम 2 to 9, तो हम 10, 1, 1 के ले लेते हैं स्केल। तो हमने 10 पॉइंट्स इस पे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आप स्केल जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप
निर्धारण करें। तो हमारा 2 से लेके 9 तक थी फ्रीक्वेंसी, तो हमने ये ले लिया। अब हमको स्केल भी हमने ले लिया, क्लास इंटरवल भी दे दिया। अब क्लास इंटरवल की हमको रियल रेंज देनी है, दैट इज 14.5 to 19.5, then 19.5 to 24.5, then 24.5 to 29.5, then 29.5 to 34.5, then 34.5 to 39.5, and then 39.5 to 44.5 and 49.5. ये आपकी हमारी रियल क्लास लिमिट, जो उसको मैंने एक्स एक्सिस पे रख दिया। नाउ अब हमको बार्स बनाने होंगे हिस्टोग्राम के रिलेटिंग टू द फ्रीक्वेंसी। तो पहला जो 14.5 टू 19.5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो 3 देखिए यहाँ पर है, तो ये ऐसे करके हमने, आप स्केल से बनाइएगा, ग्राफ पे बिल्कुल आपका इजीली अच्छा बनेगा। यहाँ खाली मैं समझाने के लिए नहीं, तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये पहला बार बन गया आपका, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है आपका डाटा, डिस्क्रीट है। अब सेकंड का हम लेंगे फ्रॉम 19.5 टू 24.5 की फ्रीक्वेंसी है 4। तो 4 देखिए यहाँ पर आया, और ये ऐसे बना दिया। फिर अगला है 6 अगले की, तो 6 देखिए यहाँ पर है, मैं अप्रोक्सीमेट लेकर कर रही हूँ। तो ये बन गया, बिल्कुल उसी पॉइंट पर आप जोड़िएगा। फिर 9 है, इससे देखिए स्क्यूनेस भी पता चल रही है आपकी, ये आ गया 9। आपके इसके सॉफ्टवेयर उसमें MS एक्सेल में आप बिल्कुल सीधा भी बन जाता है हिस्टोग्राम, आपके वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में खुद ही कन्वर्ट करेगा। और अगले का है 5, तो ये रहा 5 आपका, और उससे अगले का है 4 ये रहा आपका, और ये इक्वल आपके डिस्टेंस जो हैं वो आएंगे इससे 4, और फिर है 2, तो 2 ये रहा। तो ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो बन गया। अब इसी हिस्टोग्राम में अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के भी 2 तरीके हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है? ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर डिपिक्टेड बाय मेनी क्लोज स्ट्रेट लाइन पिक्चर। एक क्लोज्ड आपका पॉलीगन टाइप बनेगा। इन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिड पॉइंट ऑफ द क्लास को करना है, ठीक है, एंड अ डॉट इज प्लेस्ड ओवर ईच मिड पॉइंट एंड ऑपोजिट द अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, एंड दीज डेटा पॉइंट्स आर देन कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस फॉर्मिंग अ कर्व। और ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। 2 तरह से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो बना सकते हैं। ये स्टेप्स आपको बता दिए, सेम हैं जो हिस्टोग्राम के हैं, केवल डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ पर आपको मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल लेना है, और एक जो आपका डेटा होगा, डेटा में एक आपको क्लास इंटरवल उस डेटा के नीचे और एक ऊपर आपको जोड़ना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। फिर डिसाइड स्केल करिए, मिड पॉइंट्स आप एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल के करिए और फ्रीक्वेंसीज को, और फिर आप ये, तो ये इस तरह का आपका डाटा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। और यहाँ वहाँ हमने रियल लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाली थी क्लास इंटरवल की, यहाँ हम मिड पॉइंट्स पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। ये देखिए, ये हमने लिया राइट एंगल, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इस पे फिर हम वही पॉइंट्स क्लास इंटरवल के बना लें, क्लास इंटरवल। और इसमें अब हम क्या लेंगे? मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स और एक हमने ऐड भी कर दिया है, तो उसकी हमने 0 फ्रीक्वेंसी मान ली है, ठीक है। तो पहला हमारा है 12, फिर 17, 22, ये मिड पॉइंट्स हैं क्लास इंटरवल के, 32, 37, 42, 47 और 52। ये जो हमने 52 और 12 वाला है, ये ऐड किया है क्लास इंटरवल। और उधर हमारा 0 से 9 है, तो हम यहाँ पर 10 का वही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको जरूर मार्क करिए लेवल। और ये हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब देखिए, अब आपको मिड पॉइंट्स पर देना है, तो पहला वाला की फ्रीक्वेंसी 0 है तो 0 यहाँ आएगा, तो ये हमने 0 कर दिया। अगला जो क्लास इंटरवल है 15 से 19, उसका मिड पॉइंट है 17 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये यहाँ हमने ले लिया। और अगले का है 4, तो 4 आपका यहाँ आ गया 22 का। फिर आ गया 6 इसका, तो जहां ये इंटरसेक्ट करें 6, फिर 9 है 32 का, ये आया यहाँ, ये पीक आया आपका। और 37 का आपका आया 4, ये हो गया। और फिर 2 यहाँ आया, और 2 के बाद 0। 42, 47 का था, एक शायद मिस हो गया, 4, 2, 5, अच्छा 5 रह गया, और ये 0। और फिर उसके बाद आपको फ्री हैंड से इनको जोड़ देना है। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वही सेम डेटा का बन गया। तो कंपैरिजन के लिए अगर आपको करना है तो आप इसको बनाएंगे, और अगर आपको हिस्टोग्राम से भी आप फ्रीक्वेंसी उसमें बना सकते हैं। इसमें अब एक हमने यहाँ ऐड कर लिया और उसका मिड पॉइंट ये हो गए मिड पॉइंट्स, ठीक है, क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स ये हो गए। दैट मीन्स ये इन्हीं मिड पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे। तो हिस्टोग्राम में भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका cumulative frequency curve, a graphical presentation in which the cumulative frequencies are depicted by S-shaped curve. एक्स एक्सिस पे अपर रियल लिमिट और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिखानी है। जैसे ये डाटा है हमारे पास, जिसमें आपका क्लास इंटरवल है, अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की, फ्रीक्वेंसी है, और इसमें आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। स्टेप्स देखिए, पहले जैसे हमने पिछले डायग्राम्स में 2 लाइंस ड्रॉ की 90 एंगल बनाते हुए, देन ऐड वन मोर class interval below the lowest class interval of the data. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपने एक नीचे एक ऊपर डाला था, लेकिन यहाँ पर डाटा के सिर्फ एक नीचे आप क्लास इंटरवल ऐड करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 मानेंगे, और फिर सभी क्लास इंटरवल्स की रियल अपर लिमिट निकालेंगे, और फिर आपको इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कि हर एक जो आप क्लास इंटरवल के लिए निकालेंगे उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी प्लस उसके नीचे वाले क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों को ऐड कर देंगे तो उस क्लास इंटरवल की आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल रखेंगे, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखेंगे, और फिर आप मार्क करेंगे जितने आपके पॉइंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और फिर प्लॉट करने के बाद आप फ्री हैंड से उन पॉइंट्स को जोड़ते हुए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे। जैसे ये डाटा है आपका, इसमें अगर आप देखें, पहला जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 0 ये ऐड किया है, और इसकी CF भी 0 होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है और इसके नीचे कोई भी क्लास इंटरवल नहीं है, इसलिए इसकी हमने 0 आई। अब 10 से 14 वाले वर्गांतर को देखिए, इसमें आपका संचयी आवृत्ति कितनी 2 हो गई, क्योंकि 2 + 0 = 2। 15 to 19 वाला देखिए 4 + 2 6। 20 to 24 वाले की संचयी आवृत्ति 9 + 6। 25 to 29 15 + 15 20। 10 + 30 40। 5 + 40 45। 3 + 45 48, और 2 + 48 50। और ये 50 जो है n के बराबर होगा। n कितना होगा, ये सारे फ्रीक्वेंसीज को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा f = 50। तो n के बराबर मतलब हमने 50 बच्चों के मार्क्स रखे थे और वो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप संचयी आवृत्ति निकालते। अब इसको आप प्लॉट वैसे ही कर लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था। 2 लाइंस खींचेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे बोलिए, क्लास इंटरवल, और इस पे रखेंगे बोलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है तो आप 10-10 के बना सकते हैं, 1 2 3 4 5।
ठीक है। और इधर आपके कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पॉइंट्स रख लीजिए, 1 इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला हमारा जो उच्चतम है वो है 9.5 जो हमने ऐड किया था, फिर है 14.5, फिर है 19.5, फिर है 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5 और 49.5। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, पहले की है 0 तो ये हमने कर दिया, अगले की है 2, 2 यहाँ पर आएगा आपका, अगले की है 6, 6 भी इधर ही आएगा, और फिर है 15, 15 यहाँ आएगा 10 और 15 के बीच यहाँ, ठीक है। फिर 30, 30 यहाँ आया आपका, ये देखिए ऐसे काट क्रॉस करके देखेंगे आप। फिर 40, 40 ये रहा आपका, मार्क करते जाएंगे। फिर 45 यहाँ आया, और फिर 48 यहाँ आया, और फिर 50 लास्ट है आपका 50, और फिर इसको फ्री हैंड से आप जोड़ देंगे, तो ये आपका एस शेप्ड कर्व्ड बन गया, एंड दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है ओजाइव, ओजाइव भी बिल्कुल आपका सेम है, इसमें आपको केवल जो है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग 2 और मोर ग्रुप्स और फाइंडिंग परसेंटाइल आपको निकालना हो, मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल निकालना हो, परसेंटाइल रैंक निकालना हो, तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। इसके स्टेप्स वही हैं सेम, देखिए CF, और फिर CF को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, जिसका फॉर्मूला है CF × 100 डिवाइडेड बाय n, तो परसेंटेज आपको आता ही है। अब इस डेटा को लेकर हम लोग ये बनाते हैं क्यूमुलेटिव कर्व, टाइम हो गया है मेरे ख्याल, जल्दी से इसको करें। तो आप फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ 2 लाइंस मेकिंग 90 डिग्री एंगल, ये आपका 90 डिग्री। अब हमारे पास जो रेंज है 100 तक आया था, तो 100 तक मतलब हम 10 पॉइंट्स का 1 1 ले लेते हैं स्केल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये आपका हो गया 100 90 80 70, थोड़ा सा स्केल में, थोड़ा आप जब उससे करेंगे स्केल से या ग्राफ पेपर पर तो सही आ जाएगा। ये स्केल हो गया आपका CF का, और इधर आपको चाहिए 8 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका हायर रियल लिमिट लेनी है, तो पहला आपका 9.5, 14.5, 19.5, then 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5 और 49.5, इतने तक ही है आपका। पहले की है 0, फिर 4, 4 यहाँ पर आएगा, इसमें भी एस शेप ही बनेगा, फिर 12, 12 यहाँ आएगा, फिर है 30, 30 ये रहा, फिर आपका 60, ये आया 60, फिर आपका 80, ये आया 80, और फिर 90, तो आप मैन्युअली भी इनको बना सकते हैं, एंड देन 96 यहाँ आएगा, एंड लास्ट इज 100, ये यहाँ पर। अब इनको फ्री हैंड से इनको जोड़ दीजिए, तो ये आपका एस शेप्ड कर्व जो है वो, ठीक है। सो दिस इज हो जाए। अब आपको मैंने जैसे बोला था परसेंटाइल, इधर देखिए ये आपके क्या हैं, वो दिखा रहे हैं आपके कि कितना स्कोर है, तो आप इस पे कोई भी आप इस पे लाइन ऐसे खींच के, और यहाँ ये आपको बता देगा परसेंटाइल, ये जैसे ये 82, तो 82 क्या आएगा, तो इस पे ये स्कोर आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, और यहाँ से कितने % बच्चे उसके हैं, जैसे हम लिखते हैं P70, तो P वो स्कोर है, तो स्कोर क्या हुआ यहाँ पर, x क्या हुआ 30, ये है 34 टू यहाँ पर जो भी नंबर आया
या आप कोई एक डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे मैं ये 29 वाला ही लिखूं, इस पे मैं सीधी लाइन खींचती हूँ और इसको यहाँ ज्वाइन करती हूँ, तो ये आपका आया P59। तो मतलब 59% बच्चे 29 नंबर के नीचे हैं। तो इस डायग्राम के सीधा आपको बस लाइन खींचनी है इस पे, और इससे आप इसमें परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल उल्टा होता है उसको आप निकाल सकते हैं कि मतलब 60 का परसेंटाइल क्या होगा, तो वो स्कोर आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हो। और अगर परसेंटाइल रैंक देखना है तो यहाँ से जो आपने एक्सटेंड की कि ये 80 या ये 100 आया या ये, तो वो आप वाई एक्सिस पे देखोगे। तो जस्ट बाय extrapolating the line on this curve, you can find the percentile and percentile rank from this percentage cumulative curve, which is I think very important। और इसको आप वो कर सकते हैं, हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया कि आप अगर आपको स्क्यूनेस देखनी है तब आप इसको जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन डायग्राम्स को जो है वो बना सकते हैं, और इनको आप जो है, जो आपका MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, उसमें भी आप इनको बना सकते हैं इंसर्ट और उसमें चार्ट्स जाकर। और in a nutshell we can say that जो pictorial data है, it depicts and analyzes the data in a very simple form, in a very concrete form, in a very you can say creative form, in a very attractive way। और बहुत ही easy है, आपका टाइम भी सेव करेगा। इसको आप बिल्कुल ऑन वन क्लिक आप बना सकते हैं। एक्सेल का आप प्रयोग करें उस पर, और फिर वहां से आप उसको सेव करके एज अ इमेज आप अपने किसी अपने डेजर्टेशन, थीसिस या जो भी आपका रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है, उसमें आप इन डायग्राम्स को यूज जो है वो कर सकते हैं। तो होप आपको थोड़ा सा इंसाइट जो है इन डायग्राम्स में जो है वो मिली होगी, और आप इसको इनको बनाइए, ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए। और जो आपके ये MS एक्सेल है, इसके अलावा भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, पिक्टोग्राम, विस्मी और पिक्टोचार्ट, वो भी उससे भी और अच्छे आप जो है इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। तो मैनुअली भी आप बना सकते हैं। तो एक आपको मैनुअली किस तरह बनाना चाहता है वो मैंने आपको इंसाइट दी, और कंप्यूटर के उससे भी आपने जस्ट ऑन वन क्लिक आपको खाली डेटा जो है वो डालना है और आप ये जो है बना सकते हैं। सो होप कि जो प्रेजेंटेशन आपको रही होगी उसने कुछ ना कुछ आपको इंसाइट दी होगी कि हाउ वी कैन मेक your data visualized। So thank you। So let us try and practice। Thank you so much, ma'am.